नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का कृष्णा गोयल एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे हिंदी संधि के बारे में। तो इस वीडियो में संधि को पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को फिर कभी संधि का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। कभी फिर से आप लोगों को संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वीडियो को। तो संधि शुरू करने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और सबसे पहले आप लोग जो इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो संधि देखिए, संधि आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? संधि। तो संधि देख लेते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। जहाँ जो दो चीज़ जोड़ी जाए वहीं पे संधि होती है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़ों को एक में जोड़ देना संधि कहलाता है। तो देखिए संधि, देखिए क्या कहते हैं संधि को। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो इसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब जोड़ तो होता ही है, लेकिन इस हिंदी में हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें संधि का मतलब होगा दो वर्ण मिलेंगे और एक नया वर्ण बन जाएगा, तो यही संधि है। तो कहने का मतलब दो वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो समीपवर्ती वर्ण मिलेंगे तो परिवर्तन होगा और एक नया वर्ण बन जाएगा, तो यही संधि होगी। तो लिख लीजिए थोड़ा सा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार होता है तो इसी को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो वर्ण मिलेंगे तो परिवर्तन होगा। कहने का मतलब एक नया वर्ण बन जाएगा। जैसे देव, धन, आलय। तो दो समीपवर्ती वर्ण यही हैं, जो आमने सामने के वर्ण होंगे वही समीपवर्ती वर्ण कहे जाएंगे और वही मिलेंगे। संधि में जो सामने सामने के वर्ण होते हैं वही मिलते हैं, तो परिवर्तन होता है, एक नया वर्ण बनता है, इसी को संधि कहा जाता है। तो देखिए इसमें देव, धन, आलय में व मिल जाएगा। व कहने का मतलब यहाँ अ आ रहा है, व में ए वर्ण मिलेगा और यहाँ आलय में आ वर्ण। ये वर्ण मतलब आमने सामने के वर्ण मिल जाएंगे और एक नया वर्ण बीच में बन जाएगा और एक पूरा एक शब्द हो जाएगा। दोनों शब्द मिलकर एक शब्द नया बन जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे देव, धन, आलय। जब देव, धन, आलय मिलेंगे तो हो जाएगा देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। तो संधि में
जब संधि में वर्णों का मेल होता है तो कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मिलता है। कहने का मतलब पहला प्रथम शब्द देव है तो देव में अंतिम वर्ण वह है। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो द्वितीय शब्द ए हो जाएगा। ए देव पहला शब्द प्रथम शब्द है, आलय द्वितीय शब्द है। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा। तो प्रथम शब्द देव है तो देव का अंतिम वर्ण मिलेगा, कहने का मतलब वह। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द ए आलय है तो आलय में प्रथम वर्ण आ हो जाए, आ है तो आ मिलेगा, कहने का मतलब वह और आ मिला है। ठीक है, तो वह में अ आ रहा है, अ की मात्रा है वह में, तो अ धन आ मिल करके आ हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे भी समझ जाएंगे, क्योंकि हम एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं ये संधि। तो जो भी विद्यार्थी कभी भी संधि नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएंगे। एकदम आसान भाषा में संधि को पढ़ा रहे हैं आज हम। तो देखिए, संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो संधि को मुख्य रूप से पहले 3 भागों में बांट देते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। स्वर संधि, स्वर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अब इन 3 भागों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इन 3 भागों के भी अलग अलग और भाग हैं, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले स्वर संधि को देख लेते हैं। स्वर संधि के भी 5 भाग हैं। स्वर संधि को भी 5 भागों में बांट दिया गया है, तो पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। जो भी कभी संधि नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए, तो स्वर संधि को भी कितने भागों में बांट दिया गया है? स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन देखिए। दीर्घ स्वर संधि हो गया, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण हो गया और 5वां अयादि स्वर संधि। ठीक है, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि स्वर संधि। तो इन 5 को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि, जो कि 5 भाग, स्वर संधि के 5 भाग हैं। दीर्घ गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो 5 को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि को देख लेते हैं।
तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है देखिए, दीर्घ में जब दो वर्ण मिलेंगे तो जो नया वर्ण बनेगा वो दीर्घ बनेगा, हरदम इसमें दीर्घ ही बनता है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में दोनों एक समान वर्ण मिलते हैं और जो नया वर्ण बनता है वो दीर्घ वर्ण बनता है। एक समान वर्ण का मतलब, एक समान वर्ण का कहने का मतलब होगा, अगर अ मिल रहा है तो आ से मिलेगा या अ से मिलेगा, ठीक है, ये एक समान वर्ण कहे जाएंगे। और अगर ई वर्ण आ रही है तो ई से ही मिलेगी, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई, कहने का मतलब दोनों एक ही वर्ण होंगे। अगर ई दोनों है तो दोनों ई ही होगी, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे दोनों बड़ी हो चाहे दोनों छोटी हो, या एक छोटी हो एक बड़ी हो। जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो हरदम बड़ा वर्ण बनेगा, कहने का मतलब दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ वर्ण ही बनेगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ी मात्रा वाला वर्ण, ठीक है। तो देखिए जैसे दीर्घ स्वर संधि में हरदम एक समान वर्ण, दो एक समान वर्ण मिलते हैं। तो देखिए जैसे अ या आ वर्ण के बाद अ या आ वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, दोनों के स्थान पर आ होता है, ठीक है। अ या आ वर्ण में से कोई भी वर्ण हो, इसके बाद अ या आ वर्ण आए, कहने का मतलब अ आए चाहे आ आए, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। कहने का मतलब जो दो वर्ण मिलेंगे, अ हो चाहे आ हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों जब मिल जाएंगे तो नया जब वर्ण बनेगा तो आ ही बनेगा, हरदम आ बनता है। कहने का मतलब दो मात्रा वाला वर्ण हरदम बनता है दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि का यही पहचान है, जब वर्ण बनेगा दोनों वर्ण मिलकर बनेंगे तो हरदम दीर्घ ही वर्ण बनता है, चाहे छोटी मात्रा वाला वर्ण मिले चाहे बड़ी मात्रा वाला वर्ण मिले, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब बनेगा तो बड़ी मात्रा वाला वर्ण बनेगा, कहने का मतलब लघु मिले चाहे दीर्घ मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिलेंगे तो हरदम दीर्घ ही बनेंगे। कहने का मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा वर्ण, मतलब दो मात्रा वाला वर्ण, बड़ी मात्रा, ठीक है। तो देखिए जैसे अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो आ ही बनेगा, यहाँ अ कभी नहीं होगा। दीर्घ में दो मात्रा ही वाला वर्ण बनता है हरदम, मतलब बड़ा वर्ण बनता है। तो देखिए अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बनता है। तो उदाहरण एक देख लेते हैं, समझ जाएंगे। विद्या, क्या है उदाहरण, विद्याधन आलय। तो अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ होता है। तो देखिए विद्या, द्या में आ की मात्रा है ना, द्या में आ की मात्रा है, प्लस आलय में आ रहा है पहले आ। कहने का मतलब सामने सामने के वर्ण मिलते हैं जो सामने रहते हैं, तो सामने द्या, द्या में द्या कहने का मतलब आ की मात्रा है, प्लस आलय में आ है, तो आ धन आ बराबर क्या होगा, आ धन आ बराबर आ होगा, ठीक है, होगा। यहाँ अ धन अ रहा होता तब पर भी यहाँ आ होता, चाहे अ धन आ रहा होता तब पर भी आ होता। यहाँ से मतलब नहीं है, आ यहाँ हो रहे चाहे अ रहे, लेकिन यहाँ जब नया वर्ण दोनों को मिलने से बनेगा तो आ होगा, यहाँ अ कभी नहीं होगा। कहने का मतलब बड़ी मात्रा वाला वर्ण बनता है यहाँ, जब बनता है तो दीर्घ स्वर संधि में। तो आ धन आ से बन गया आ, तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। आ यहाँ हो गया, कहने का मतलब द्या,
आ। समझ में आया? और देख लेते हैं उदाहरण। देवधन आलय देख लीजिए, जैसे हो गया देवधन आलय। तो देवधन आलय में देव व कहने का मतलब व में अ की मात्रा है ना, अ प्लस आलय में आ, अ धन आ बराबर आ होगा, क्योंकि आ ही होगा हरदम। यहाँ पे दोनों वर्ण मिलेंगे तो अ या आ वर्ण मिलेंगे, चाहे अ रहे चाहे आ रहे, दोनों मिलेंगे तो आ ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ आ हुआ। देवधन आलय बराबर हो गया देवालय। यहाँ पर देवालय हो गया। अब दीर्घ स्वर संधि में दूसरा वर्ण देख लेते हैं। जैसे अ अगर आता है तो इस ऐसे बनेगा। अगर ई वर्ण आए तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। ई वर्ण, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटी ई या बड़ी, कहने का मतलब छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। कहने का मतलब दीर्घ में हरदम बड़ा वर्ण बनेगा, बड़ी मात्रा वाला वर्ण। तो बड़ी मात्रा बड़ी ई यहाँ पर है ना, तो ये दो मात्रा वाला वर्ण है। तो छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, अंतिम वर्ण प्लस छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, तो दोनों जब मिल जाएंगे वर्ण तो बड़ी ई बन जाएगी। मतलब दोनों समान वर्ण होने चाहिए। कहने का मतलब अगर ई है तो ई ही दूसरा भी वर्ण ई ही हो रहना चाहिए, तभी ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं तब समझ जाएंगे। अति अति धन यू, अति धन यू। अति, ती में ती कहने का मतलब छोटी ई की मात्रा है, त में ई प्लस यहाँ ई, अति धन यू, अति धन यू, यू में ई। ठीक है, तो ई और ई और ई मिलने से क्या होता है, बड़ी ई, हरदम बड़ी ई बनेगी। यहाँ चाहे ये वर्ण छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, इससे मतलब नहीं रहता है। अगर समान वर्ण है तो बड़ी मात्रा जो है वही यहाँ आ जाएगी। तो बड़ी ई हो गई, तो अति धन यू, तो बड़ी ई लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अतीव। क्या हो जाएगा, अतीव। एक उदाहरण और देखिए, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। तो गिरी री कहने का मतलब ई, छोटी ई की मात्रा है प्लस ईश, ईश में बड़ी ई है, तो ई धन ई बराबर बड़ी ई कहने का मतलब बड़ी मात्रा हरदम बनती है। तो गिरिधन ईश बराबर गिरीश। क्या, गिरीश। क्या हो गया, गिरीश, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगेगी री पे, इसलिए गिरीश। क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में हरदम बड़ी मात्रा होती है, जब जुड़ता है वर्ण तो वहाँ हरदम बड़ी मात्रा लगाई जाती है, मतलब दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। तो ये समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं, ऊ के बाद अगर ऊ आए,
छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ होगा। जिस तरह से बड़ी ई यहाँ हुई है और बड़ा आ यहाँ हुआ है, ठीक है, बड़ा मात्रा वाला वर्ण आ यहाँ हुआ है, बड़ी मात्रा ई यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऊ बड़ा ऊ यहाँ पर भी होगा। और री, ये भी देख लेते हैं, री धन छोटी री हो चाहे बड़ी री हो प्लस छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाएगी, लेकिन री का प्रयोग नहीं होता है इसमें, मतलब कहीं ये आता नहीं है। तो हमको पढ़ना है ऊ तक पढ़ना है, री नहीं, ये मिलता नहीं कहीं पे। तो दीर्घ स्वर संधि आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब दीर्घ स्वर संधि में हरदम दीर्घ बनता है। दीर्घ का मतलब बड़ा वर्ण, दो मात्रा वाला वर्ण, ठीक है, दो मात्रा वाला वर्ण, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब दो मात्रा वाले वर्ण हैं। और आ, ये दो मात्रा वाले वर्ण हैं। कहने का मतलब दीर्घ वर्ण हैं ये सब। तो दीर्घ में दो वर्ण, जो दो एक समान वर्ण मिलते हैं और एक नया जो वर्ण बनता है वो बड़ी मात्रा वाला वर्ण बनता है हरदम, ठीक है।